हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में जो नोटिफिकेशंस रिलीज हुआ है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी पोस्ट के लिए। इस एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे आज के इस वीडियोज में। साथ ही साथ मैंने किस तरह से इस एग्जामिनेशंस को 3 टाइम्स क्रैक किया, मैं अपना स्ट्रेटेजी को भी आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। यूं कह लीजिए मेरे सक्सेस मंत्र क्या थे उनको मैं बताने वाला हूं आज के इस वीडियोज में। जानेंगे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स, सभी कुछ इस एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन से रिलेटेड। आप लोग भी प्रिपरेशंस को कर रहे होंगे या फिर प्रिपरेशंस करना चाह रहे होंगे या प्रिपरेशन शुरू कर दिए होंगे। ये 3 कैटेगरी में से आप किसी एक से बिलोंग कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं डिटेल में। लेकिन इस एपिसोड की डिटेल में शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग हमारे एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं या पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। परफेक्ट स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, परफेक्ट गाइडेंस से रिलेटेड या फिर कंटेंट से रिलेटेड सभी कुछ आपको मिलने वाले हैं एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। तो सोचना क्या है, अभी सब्सक्राइब करिए एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को। और हाँ, अगर आप लोग हमारे पेड बैच में ज्वाइन होकर के प्रिपरेशंस करना चाहते हैं सेल एग्जामिनेशंस का, तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपके सहूलियत के लिए इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है, उस लिंक के थ्रू भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए एडमिशन हेल्पलाइन नंबर भी इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, ये थी छोटी सी सूचना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, टॉपिक में आते हैं कि सेल एग्जामिनेशंस को प्रिपरेशंस किस तरह से करनी चाहिए इस एग्जामिनेशंस का। तो क्या रहनी चाहिए परफेक्ट स्ट्रेटेजी, इसको बेसिकली मैं 7 टिप्स के रूप में कैटेगराइज किया हूं। बेसिकली पहला जो आपका टिप रहने वाला है वो रहेगा अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने इसको पहले ही लिख करके रखा है ताकि आपका टाइम को मैं सेव कर सकूं, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रिपरेशंस करेंगे अगर आपके पास यहां से टाइम को आप सेव करेंगे तो, या नहीं तो आप YouTube पे शॉर्ट्स देखेंगे, तो उसके लिए भी टाइम सेव करना भी मेरा धर्म है। तो इसलिए मैंने सेव करने के लिए यहाँ पर पहले ही लिख दिया है ताकि आप इस वीडियो को फटाफट से देख करके YouTube शॉर्ट देखने के लिए फिर से चले जाएं, राइट। तो यहाँ पर जो है अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। तो आपको एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा PYQ। एग्जाम पैटर्न को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको देखना चाहिए। इसके बाद क्या कहते हैं, सिलेबस। दूसरा बात जो है वो है सिलेबस का। किसका बात है, सिलेबस का। अब आप लोग जानते हैं कि सेल जो एग्जामिनेशंस है, ये जो नोटिफिकेशंस रिलीज करती है, इसमें डायरेक्टली सिलेबस नहीं रहता है नोटिफिकेशन में। चाहे इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, मैकेनिकल ब्रांच हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच हो, किसी भी ब्रांच से आप हों, या फिर आजकल तो ये जो वैकेंसी रिलीज हुआ है इसमें कंबाइंड वैकेंसी जो कि रिलीज किया गया है, तो इसमें जो है बेसिकली केमिकल है, मेटलर्जी इंजीनियरिंग है और भी वेरियस टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग को ऐड कर दिया गया है। तो सिलेबस तो ऐसे भी रिलीज नहीं है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों में। तो सिलेबस आप इंटरनेट से देख सकते हैं, वो इंटरनेट पर भी जो लिखा हुआ रहता है, चाहे वो एसके ट्यूटोरियल के वेबसाइट हो या फिर किसी और का वेबसाइट, वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके सिलेबस को डिजाइन किया हुआ रहता है। तो वो सिलेबस को आप देख सकते हैं, वहां से वो सभी टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहां पर आते हैं, अब स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर दोनों ही चीजों को मैंने सर्कल कर दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस को। अगर आप ये दोनों चीजों को अच्छे से देखते हैं, सिलेबस के टॉपिक को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, तो आपको ये पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कि एग्जामिनेशंस के पैटर्न कैसा है, पहला बात। दूसरा, क्वेश्चन के लेवल किस तरह के आते हैं, ये। तीसरा कि क्वेश्चंस का जो लेवल के बाद आपको क्वेश्चंस, जैसे कि इसमें 2 पार्ट हैं, एक टेक्निकल दूसरा नॉन टेक्निकल, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाता है कि किस तरह से प्रिपरेशंस करनी है। तो आप पैटर्न को अच्छे से समझ जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, और क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है किसी टॉपिक से, वो चीजें भी आपको यहां से समझ में आ जाती है।
अगर आप ये चीज़ों को खुद से करते हैं थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, लेकिन आप ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में समझ पाएंगे चीज़ों को, ज़्यादा दिन तक उसको बेसिकली इंपॉर्टेंस दे पाएंगे टॉपिक्स को, जो टॉपिक आपके एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप ये सभी एक्सरसाइज को खुद से करते हैं तो। बाय द वे, जो बच्चे हमारे पेड बैच में ज्वाइन होते हैं या फिर किसी और भी इंस्टीट्यूट के पेड बैच में ज्वाइन होते हैं, वो सभी को टीचर से ही बेसिकली, इनफैक्ट मैं भी अगर आप सभी को पढ़ाता हूं बैच में, तो वहां पर मैं एनालिसिस करके ही क्लासेस में आता हूं, तो मुझे पता है कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ाना है। तो जो बच्चों को एनालिसिस करने का टाइम नहीं है, वो लोग बैच को ज्वाइन करके अच्छे से अपना प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकते हैं। अब जो लोग बैच में ज्वाइन हैं, वो लोग जितना कंटेंट मिल रहा है, मैं अपना कोचिंग का तो बोल सकता हूं आप सभी को, ट्रस्ट रखिए, जितना पढ़ाया जा रहा है वो मोर देन सफिशिएंट होगा आपके एग्जामिनेशंस के लिए। देखिए, मेरा एक ही सिद्धांत है, मैं पढ़ाऊंगा वही जो होंगे आपके लिए सही। अब ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड चीज़ों को मैंने पढ़ा दिया और एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस ही वहाँ से नहीं आए, एक भी क्वेश्चंस नहीं आए। क्वेश्चंस आना या ना आना वो किसी टीचर्स के हाथ में तो नहीं रहता है, लेकिन हाँ, अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ाया जाए तो कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट, अच्छा क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी तो डेफिनेटली रहती है। तो ये चीज़ों को मैं मानता हूं, अपने तरफ से मैं 100% आप सभी के लिए देने का पूरा कोशिश करता हूं, ताकि आप लोगों का रिजल्ट अच्छा हो सके, कम मेहनत में स्मार्ट वर्क करते हुए। तो चलिए, हम ये दोनों चीज़ें, आप अगर सिलेबस और एग्जामिनेशंस पैटर्न दोनों को समझते हैं तो बेसिकली आपको एग्जामिनेशंस के बारे में समझ डेवलपमेंट हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा, तो आप क्लियरली जो है इस एग्जामिनेशंस को समझ पाएंगे। तो ये था आपका टॉपिक नंबर, यानी कि पॉइंट नंबर फर्स्ट, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और यूं भी इसको आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस, ये दोनों जो है गाड़ी के हेडलाइट के तरह है। अगर ये दोनों ही जलेंगे आपका, तो बेसिकली आपका रास्ता पूरा क्लियर दिखाई पड़ेगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सभी चीजें आपको क्लियर रूप से समझ में आएगी। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं कि क्रिएट करिए स्टडी प्लान को। अगर आप एग्जामिनेशंस पैटर्न को समझ जाते हैं, टॉपिक को समझ जाते हैं, क्वेश्चंस के लेवल को समझ जाते हैं, तो आपको स्टडी प्लान को क्रिएट करना है कि कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। अब एग्जामिनेशंस पैटर्न में सपोज दैट आजकल जो ट्रेंडिंग है, इस बार जो एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, क्या आ गया है कि 50 मार्क्स के आपका टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे और 50 मार्क्स के जो रहेंगे वो रहेंगे नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि 50-50 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, यस और नो। तो 50 मार्क्स के टेक्निकल है तो वेटेज तो दोनों का सेक्शंस का क्या है, इक्वल है। तो आपको दोनों चीजों को फोकस करके समझना है। अगर आपका टेक्निकल स्ट्रांग है तो टेक्निकल को रिवीजन करना है, अगर नॉन टेक्निकल स्ट्रांग है तो रिवीजन करना है, जो स्ट्रांग नहीं है उसके ऊपर ज़्यादा थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना है। ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे वो पार्ट भी आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, आप कोई सेमेस्टर या बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन तो कर नहीं रहे हैं कि सिर्फ पास कर जाना है। यहां पर आपको एक एक बच्चा से लड़ाई करना है मार्क्स से, तो आपका कॉम्पिटिटर एक एक बच्चा है। तो इसीलिए मतलब एक बात मैं जनरली बोला भी करता हूं ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चों को कि आपका कॉम्पिटिटर और कोई नहीं, आपके पड़ोसी ही हैं। तो आप कॉम्पिटिशन्स कीजिए, तो कॉम्पिटिशन्स करने के लिए अपना नॉलेज बढ़ाइए, किसी से कंपैरिजन नहीं करिए कि उसको बहुत आता है और मुझे नहीं। आपको फोकस करना है कि अपना सेल्फ डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, उस पर फोकस करिए। आपको क्या आता है क्या नहीं आता है ये बेहतर ढंग से, आपसे ज़्यादा अच्छा से किसी को भी पता नहीं है। अपने आप को सच कहिए और अपना प्रिपरेशंस में लग जाइए। समय अच्छा है और डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी भी अच्छा है। और एक बार अगर लग करके आप अच्छे से प्रिपरेशंस कर लेते हैं तो यकीन मानिए सेल में नहीं तो कहीं ना कहीं दूसरे किसी एग्जामिनेशंस में तो पक्का हो जाएगा, क्योंकि एक बार प्रिपरेशंस आपको लेवल का करना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी मांगती है प्रिपरेशन। अगर आप प्रिपरेशंस अच्छा से करते हैं तो नौकरी मिलेगा आपको। तो चलिए यहाँ पर जो है इसका स्ट्रेटेजी और टाइम प्लान को आप रेडी करेंगे। जैसे कि बहुत सारे बच्चे, जैसे कि मेरा जो बैकग्राउंड था वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, यानी कि मैंने सेल OCTT इलेक्ट्रिकल से फॉर्म को फिलअप किया था और तीनों एग्जामिनेशंस को हमने क्वालिफाई किया। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया है कि सेल राउरकेला, सेल बर्नपुर, सेल बोकारो,
तीनों के एग्जामिनेशंस को हमने क्वालिफाई किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो मुझे पता था कि किस तरह से प्रिपरेशंस करना है। क्या मुझे एग्जामिनेशंस को क्रैक करना मेरे लिए आसान था? क्या हमने सभी चीज़ों को पढ़ लिया था? क्या मेरा प्रिपरेशंस बहुत अच्छा था? क्या मुझे एग्जामिनेशंस को एग्जाम दे करके आते ही पता था कि मेरा सिलेक्शंस तो पक्का है, हो ही जाएगा? क्या मुझे डर नहीं लगते थे? ये सभी प्रश्नों के जवाब भी आज के इस वीडियो में मैं दे देता हूं। प्यारे बच्चों, जैसे आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं वैसे मैं भी प्रिपरेशंस करता था और मेरे भी मन में डर लगा रहता था कि होगा कि नहीं होगा। इनफैक्ट मुझे पता भी नहीं था कि होगा, बस ये था कि हाँ एग्जामिनेशंस दे के आए हैं, सही बनाए हैं और अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करता हूं। ऐसे भी कट ऑफ अनरिजर्व्ड का जाता है सबसे ज़्यादा ऊपर, तो संतोष करके ही रहते थे कि सिलेक्शंस होना तो मतलब दूर की बात है मेरे लिए, बस अपना कर्म पे ध्यान देते थे। अब चूंकि मैंने बहुत सारे एग्जामिनेशंस को दिया है, जैसे पावर ग्रिड PGCIL का भी एग्जामिनेशंस को हमने दिया है, DFCCIL के एग्जामिनेशंस को दिया है, इसके बाद सेल के एग्जामिनेशंस को दिया है और भी वेरियस टाइप्स के बहुत सारे एग्जामिनेशंस को हमने दिया है, SSC JEE के एग्जामिनेशंस को दिया है, बहुत सारे एग्जामिनेशंस को हमने प्रिपरेशंस किया था। तो इससे क्या हुआ था, मेरा बेस बना हुआ था जिसके वजह से मेरा इसमें सिलेक्शंस हो गया था। तो ऐसा नहीं था कि आसानी से इसमें सिलेक्शंस हो गया था, क्योंकि बेस बना हुआ था। तो आपको भी पढ़ाई करना पड़ेगा, एटलीस्ट एक बार बेस बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा आपके टेक्निकल सब्जेक्ट का, आपका नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट में भी मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर आप एक बार फाउंडेशन बना लेते हैं तो आप अच्छे से प्रिपरेशंस कर पाएंगे और अच्छे से आप सिलेक्शंस भी ले सकते हैं आराम से। बाद में मैंने एग्जामिनेशंस को दिया, क्रैक किया। अभी फिलहाल मेरा मन है कि टीचिंग में ही आऊं और टीचिंग में ही हूं अभी पिछले 9 साल से, और मैं 9 साल से पढ़ा रहा हूं बच्चों को। बहुत सारे बच्चे पढ़ाए हुए सेलेक्ट भी हुए हैं, अलग अलग SSC JEE AE एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई भी किए हैं मेरे बच्चे पढ़ाए हुए। बहुत सारे बच्चे की टेक्नीशियंस में एग्जामिनेशंस हुए हैं, मतलब सिलेक्शंस हुए हैं फाइनल रूप से। और सेल एग्जामिनेशंस के बैच को भी मैंने पढ़ाया है, DFCCIL बैच में भी मैंने पढ़ाया है, तो बच्चों का सिलेक्शंस भी रहा है। मेरा मानना है कि 100% मेरा योगदान नहीं रहता है बच्चों के सिलेक्शंस में, बच्चा का 95% बच्चा का योगदान रहता है। 5% मैं अपने आप को मानता हूं कि आप लोगों की मदद मैं कर पा रहा हूं, ताकि आप लोग अच्छे से अपना प्रिपरेशंस कर सकें, ताकि मैं अपना जो भी मैंने सीखा है अपने लाइफ से एग्जामिनेशंस के बारे में वो आप सभी के साथ शेयर कर पाता हूं। ये ऑनलाइन ज़माना आ गया है, तो मैं कोचिंग से ही यहाँ एक जगह से मैं पूरा ऑल इंडिया के बच्चों को देख पा रहा हूँ, पढ़ा पा रहा हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बस यही चीज़ों को लेकर के मुझे एक सेटिस्फेक्शंस मिलती है और भगवान की कृपा से, आप सभी के दुआ से इसमें भी समृद्धि मुझे मिल रही है। और आप सबका इसी तरह से प्यार बनते रहा तो मुझे लास्ट तक और भी ऊंचाइयों तक मतलब मैं पहुंच जाऊंगा, इस तरह से आप लोगों की दुआ रहेगी। तो आते हैं यहाँ पर पॉइंट पे। तो मैंने उस जॉब को तीनों को मैंने रिज़ाइन कर दिया है फिलहाल। तो अभी मैं फुल टाइम डिवोटेड हूँ टीचिंग में और आप सभी को मैं पढ़ाता हूँ और डिफरेंट एग्जामिनेशंस को लेकर के। तो यहाँ पर जो है स्टडी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी, तो मैंने तो जैसा बताया मैंने वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन प्रिपरेशंस किया है। तो मेरा स्ट्रेटेजी जो रहता था वो टेक्निकल पढ़ना है, 3 घंटा टेक्निकल पढ़ना है और 2 घंटा नॉन टेक्निकल पढ़ना है, और ये डेली रहता था। यानी कि 5 आवर्स का स्टडी प्लान जो है मैं बनाता था, डेली पढ़ना है। अब उसमें मैथ्स को कितना देना है, रीजनिंग का कितना देना है, उसको मैं अपने अकॉर्डिंगली कर लेता था, उसको डिवाइड कर लेता था। तो उस तरह से आप भी उसको चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, राइट। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। अगला जो पॉइंट है वो कलेक्ट करिए स्टडी मटेरियल्स को। जो भी आपने सिलेबस को देखा है, आपने एग्जामिनेशंस पैटर्न को समझा, उस एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप कंटेंट को क्या करिए, कलेक्ट करिए, मटेरियल को कलेक्ट करिए। मटेरियल कहाँ मिलेंगे? हो सकता है आपके पास स्टडी के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए बुक होंगे, उस बुक को आप पढ़ सकते हैं। आपके पास स्पेशल किसी कोचिंग का नोट्स हो सकते हैं होंगे, तो उसका यूज कर सकते हैं। या फिर आपके पास कुछ भी नहीं है तो फिर आप जो है किसी भी ऑनलाइन कोचिंग में ज्वाइन हो सकते हैं प्रिपरेशंस करने के लिए। आजकल सभी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जो होते हैं, कोचिंग जो भी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे होता है पेड बैच, ऑलमोस्ट सभी कोई मेहनत करते हैं अपने अपने चैनल पे और अपने अपने पेड कोर्स में। कोई भी ऐसे नहीं है जो मेहनत नहीं करते हैं। बस यही है, जिसका कोर्स आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, जेन्युइन लगता है, वहाँ पर आप ज्वाइन होकर के अपना प्रिपरेशंस कर सकते हैं।
आपके पास ऑप्शंस तो है ही, बाद में लास्ट में एसके ट्यूटोरियल का आप लोग यहाँ पर भी ज्वाइन होकर के स्टडी मटेरियल्स को पा सकते हैं, क्लासेस को देख सकते हैं और अपना प्रिपरेशंस को अच्छे से कर सकते हैं। अब तो यहाँ पे आते हैं तो कलेक्ट स्टडी मटेरियल्स कर लेंगे आप लोग। स्टडी मटेरियल्स मिल जाएगा ऑफलाइन में तो ऑफलाइन में, या ऑनलाइन में जहाँ खोजेंगे वहाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस करना है जनरल एप्टीट्यूड को। जनरल एप्टीट्यूड भी आपका, जैसा कि मैंने बताया, ये भी आपका गेम चेंजर साबित होगा इस बार। तो बहुत सारे बच्चों का जनरल एप्टीट्यूड पार्ट जो होता है ये बेसिकली वीक होता है और बहुत सारे बच्चों का स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पर थोड़ा देर के लिए समझते हैं कि 50 मार्क्स जो जनरल एप्टीट्यूड से आएंगे उसमें क्या क्या रहेंगे। मैथमेटिक्स रहने वाले हैं, वो कितने मार्क्स के रहेंगे? 15 क्वेश्चंस रहेंगे। रीजनिंग जो पूछे जाएंगे, रीजनिंग भी 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका रहेगा बेसिकली करंट अफेयर्स या जी के रिलेटेड क्वेश्चन कह लीजिए, 10 क्वेश्चंस रहेगा। और एक तो और सब्जेक्ट रहेगा, उसका नाम है इंग्लिश, यानी कि बेसिक इंग्लिश रहेगा, और ये भी रहेगा 10 क्वेश्चन। तो टोटल कितना हो गए? 50 क्वेश्चन हो गए। तो 50 क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछे जाएंगे इसमें, बेसिकली जनरल एप्टीट्यूड वाले पार्ट में। इसको जनरल एप्टीट्यूड ही कहिए। इसमें रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और ये सभी सेक्शंस आ जाते हैं। तो सभी को अपने अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं आप सभी के जानकारी के लिए बता देता हूं कि क्या लेवल रहते हैं इस एग्जामिनेशंस का। जैसे कि अगर आप मैथमेटिक्स को देखेंगे तो मैथमेटिक्स का बहुत स्टैंडर्ड लेवल नहीं रहता है, एसएससी सीजीएल जैसा लेवल नहीं रहता है कि बहुत टफ पूछ लेते हैं। लेकिन चूंकि ये सेल एग्जामिनेशंस को आईबीपीएस कंडक्ट कर दी है, इसलिए कुछ मान सकते हैं कि बैंक एग्जामिनेशंस का जो क्लर्क पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशंस होता है बैंकिंग में, क्लर्क लेवल का जो मैथमेटिक्स होता है, उस तरह के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने मैथमेटिक्स को भी YouTube पे पूरा कंप्लीट पढ़ाया है। आप YouTube पे हमारा वीडियोज को देख सकते हैं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। आने वाले दिनों में और भी टॉपिक्स अपलोड होते रहेंगे और अभी भी हो रहे हैं। रीजनिंग की क्लासेस को आप देख सकते हैं किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और अपना प्रिपरेशंस को शुरू कर सकते हैं। इसी तरह से करंट अफेयर्स के लिए सबसे बेस्ट जो है एक मैगजीन आता है जिसका नाम है वार्षिकांक, उसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है वही, एक इकलौता सा वही मैं भी पढ़ता था। इंग्लिश के लिए कुछ खास हमने नहीं किया था। इंग्लिश के लिए बेसिक से जो है स्कूल में जो मैंने पढ़ा था वो, साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस करने के लिए इंग्लिश ग्रामर के बुक्स मैंने परचेज किया था, तो वही उसी को हमने यूज किया था। साथ ही साथ मैं न्यूज़पेपर को अभी भी पढ़ता हूँ, प्रिपरेशंस के दौरान भी पढ़ता था, तो थोड़ा बहुत उससे इंग्लिश हो गया था। इंग्लिश के लिए मैंने कोई खास स्पेशल प्रिपरेशंस नहीं की थी। तो इस तरह से आप लोग फॉलो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। इसके बाद स्टडी करिए टेक्निकल सब्जेक्ट को। टेक्निकल सब्जेक्ट जो होगा वो भी आपका गेम चेंजर होगा। 50 मार्क्स का पूछा जाएगा, क्योंकि इस बार जो एग्जामिनेशन पैटर्न है चेंज हुआ है। तो पहले क्या था एग्जामिनेशन पैटर्न, मेरे टाइम में क्या था वो मैं बता देता हूं। मेरे टाइम में था 80 मार्क्स का टेक्निकल और 20 मार्क्स का नॉन टेक्निकल। और इसी में जो है ना बेसिकली वो मैथ बटे रहते थे, रीजनिंग बटे रहते थे, इंग्लिश पूछ लिए जाते थे, सब मिक्सअप रहता था 20 मार्क्स में। तो जो मेन वेटेज रहता था वो टेक्निकल से जो सेगमेंट था उसका वेटेज मेन रहता था पहले, लेकिन अभी 50-50 कर दिया गया है। तो टेक्निकल सब्जेक्ट को भी आप पढ़िए अच्छे से। आपका टेक्निकल सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, केमिकल है, मेटलर्जी है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, या फिर कुछ भी है, केमिकल है, मैंने बता दिया शायद। तो आपका कुछ भी टेक्निकल ब्रांच हो उसको आप अच्छे से पढ़िए, एमसीक्यू क्वेश्चंस को करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालिसिस करिए, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस अवेलेबल नहीं है आपके पास, आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप लोग जो है बेसिकली जुड़ सकते हैं हमारे बैच में। आप सोच रहे होंगे बार बार सर बैच का प्रमोशन कर देते हैं बीच बीच में, लेकिन मेरे पास कुछ ऑप्शंस नहीं है। अगर मैं आप सभी को गाइड कर रहा हूं और बता रहा हूं कि ये कंटेंट को देख लीजिएगा, और आपके पास आंसर्स भी पता है कि ये कंटेंट इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है इजी वे में, तो फिर मुश्किल है। जैसे कि कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए पहली बार ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी पोस्ट के लिए पहली बार नोटिफिकेशंस रिलीज किया गया है। आप लोग जानते हैं सेल में ना सिलेबस रिलीज होता है और इस एग्जामिनेशन का ना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो कहां से मिलेंगे? तो मैं देने वाला हूं। कहेंगे सर आप कहां से देंगे? तो मैं बेसिकली अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपना जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, सेल के जो पास्ट ईयर में
कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन हुए हैं, जैसे कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जो होते थे कंप्यूटर साइंस ब्रांच से, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चंस का लेवल को देखेंगे। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली गाइड करने वाला हूं। हाँ, ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक जो है, ये सब्जेक्ट जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है इस एग्जामिनेशन के लेवल का, क्योंकि इस एग्जामिनेशन को हमने 3 बार क्वालिफाई किया है। इस वजह से मैं इस एग्जामिनेशन के लेवल को समझता हूं, इस वजह से आप सभी को मैं गाइड कर सकता हूं अच्छे से। हालांकि मैंने और भी एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई किया है, जो कि मैं अभी इस वीडियोस में उतना दूसरे एग्जामिनेशंस का डिटेल अभी बातें यहां पर नहीं करना चाहता हूं, नहीं तो ये वीडियोस ऑलरेडी लंबा हो चुका है और भी बड़ा हो जाएगा, जिसमें कि आप लोग ही सोचेंगे इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशंस ज़्यादा थे वीडियोस में। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी को बताता हूं कि इस एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन और इस एग्जामिनेशंस का एक वर्ड अगर नॉर्मल सा यूज करें तो इस एग्जामिनेशंस का जो कह सकते हैं औकात, वो मैं समझता हूं इस एग्जामिनेशंस का कि क्या है, तो आप सभी को मैं गाइड कर सकता हूं कि कैसे क्या पढ़ना है। इसके बाद मॉक टेस्ट आपको देनी चाहिए। मॉक टेस्ट या तो आप सैंपल पेपर ऑफलाइन वाला दीजिए, या नहीं तो ऑनलाइन में मॉक टेस्ट अवेलेबल है, तो ऑनलाइन वाला मॉक टेस्ट दीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कितना मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं। और रिवाइज करिए रेगुलरली। कहा भी गया है, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं और रिवीजन नहीं हो रही है आपकी अच्छे से, तो उसका वैसा पढ़ना बेकार है। तो पढ़ने के साथ साथ रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन अगर आपका अच्छे से होगा तो आप बहुत ही अच्छे से ज़्यादा मार्क्स को स्कोर कर पाएंगे। जो भी पढ़ा हुआ रहेगा वो रिवाइज रहेगा, तो आप क्वेश्चंस में सारा कॉन्सेप्ट भी लगा पाएंगे, फॉर्मूला वगैरह सब याद रहेंगे। तो ये थी टोटल आपका ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। किसी भी तरह का डाउट, क्वेश्चंस, कन्फ्यूजन्स अगर रह गया है तो आप लोग जो है इस वीडियोस के कमेंट सेक्शंस में लिख करके पूछ सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियोस कमेंट में लिख करके बताइएगा। कोई भी क्वेश्चंस रह गया है तो आप लोग जो है चैट सेक्शंस में यानी कि कमेंट सेक्शंस में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियोस में आप सभी के प्रश्नों का उत्तर को दे सकूं अच्छे से। एसके ट्यूटोरियल आप ही लोगों का है। एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल आप ही लोगों के एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस करने के लिए बनाया गया है। तो आराम से इस चैनल को का यूटिलाइज करिए और अच्छे से प्रिपरेशंस करिए अपने एग्जामिनेशंस का। और इस साल 2024 आपके लिए एक सरकारी नौकरी बेसिकली होना चाहिए। ऐसा टारगेट को सेट करिए कि 2024 में हमको सेट होना है कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में। आपने डिप्लोमा किया था ये सोच करके कि आपका जॉब लग जाए आपको जल्दी से। आप लीग से हट करके, यानी कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं सभी कोई 10+2 करना चाहते हैं, 12th में करना चाहते हैं, इंटर करना चाहते हैं। आपने ट्रैक को चेंज किया कि मैं डिप्लोमा करना चाहता हूं, मैं पॉलिटेक्निक करना चाहता हूं, मैं ITI करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि आपने सोचा कि हमने टेक्निकल डिग्री अगर हासिल कर ली तो जॉब लेना आसान रहेगा, जॉब के अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहेंगे। तो इसका फ़ायदा उठाइए। आप भीड़ से थोड़ा सा अलग हैं, ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन टेक्निकल डिग्री है अगर आपके पास तो आपके पास अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं रहेगी फ्यूचर में भी, और अभी भी नहीं है। अच्छे से आप प्रिपरेशंस को जारी रखिए। किसी न किसी एग्जामिनेशंस में आपका सिलेक्शंस हो जाएंगे। एक बार बेस को बना लीजिए, प्रिपरेशंस को अच्छे से लग करके करिए और सिलेक्शंस आज न कल पक्का होगा। ये मेरा आप सभी से वादा है, ये मैं आप सभी को कहता हूं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।